रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट कितना है, अब उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, क्योंकि ऑब्वियसली है ये रोटेशनल का पैरामीटर है, तो रोटेशन हमेशा किसी एक्सिस के अबाउट होगा, किसी पॉइंट के अबाउट होगा। तो फोर्स कहीं पे एक्ट कर रहा है फोर्स किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है और हम टॉर्क फाइंड कर रहे हैं। टॉर्क फाइंड कर रहे हैं किसके अबाउट, इस O के अबाउट। O एक कोई जनरल पॉइंट है। तो टॉर्क अबाउट O is defined as R cross F. टॉर्क अबाउट O is R cross F. R वेक्टर कहां से, जिस पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है वहां से जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है। तो इस टॉर्क का सेंस टॉर्क का सेंस कितना है, किस डायरेक्शन में है। तो अगर उस पॉइंट से देखो R पे फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट ये फोर्स किस डायरेक्शन में एक रोटेशन रख रहा है, किस डायरेक्शन में आ रहा है। इस फोर्स की वजह से अगर ये फ्री होता रोटेट करने के लिए, तो क्या सेंस ऑफ रोटेशन होती, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से पॉइंट है O पॉइंट पे समझो, और यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है, ये दो पॉइंट्स है, तो फोर्स की डायरेक्शन से सेंस ऑफ रोटेशन किधर आएगा, क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। क्लॉकवाइज आएगा सर। हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट इस टॉर्क का सेंस क्या है। एक तो तरीका है कि हम इसको बता सकते हैं ऐसे क्लॉकवाइज में, कि ये क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन है, और दूसरा तरीका है कि इसकी डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से। क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट वेक्टर क्रॉस सेकंड वेक्टर यूजिंग राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल में फर्स्ट जो है, फर्स्ट वो फिंगर पॉइंट आउट करना है आर के डायरेक्शन में, तो ये आर के डायरेक्शन में वो फिंगर आर वेक्टर, और टर्न करना है सेकंड वेक्टर की तरफ थ्रू स्मॉलर एंगल। फर्स्ट वेक्टर सेकंड की तरफ कर्लिंग थ्रू स्मॉलर एंगल। तो अगर फर्स्ट ये है, सेकंड की तरफ कर्ल करेंगे, जो भी स्क्रीन मोबाइल जिसके भी प्लेन में हैंड को थोड़ा रख के देखोगे, तो किस इस सेंस में रोटेट हो रहा है, फर्स्ट इधर सेकंड इधर होगा। तो थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो मतलब थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, इनटू द प्लेन। थंब किधर होगा, इनटू द प्लेन। इनटू का जो नोटेशन है वो होता है क्रॉस, ये होता है इनटू द प्लेन। यस सर। तो जो टॉर्क वेक्टर है वो डायरेक्टेड है एक्सिस के लॉन्ग। टॉर्क जो है ना वो एक्सियल वेक्टर होता है, ऐसा नहीं कि फोर्स जिधर है उधर मोशन होता है। आपने स्मॉलर एंगल की ओर कहा था, अगर हम लोग स्मॉलर एंगल की ओर जाते हैं मतलब वो होगा O, फिर वो पॉइंट और F वाले साइड में, तो फिर वो एंटी क्लॉकवाइज हो जा रहा है। नहीं, स्मॉलर एंगल ये होगा ना आर वेक्टर, वेक्टर्स के थ्रू फर्स्ट वेक्टर एंगल ये है ना, एंगल ये है मेरे फोटो के हिसाब से ये है। हाँ सर। तो फर्स्ट वेक्टर क्रॉस सेकंड वेक्टर, यस सर, इनटू, हाँ सर ठीक है इनटू द प्लेन। तो ये जो टॉर्क है, टॉर्क इज एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या होता है, दीज वेक्टर्स आर, जो भी एंगुलर क्वांटिटीज है, पहले ओमेगा थीटा अल्फा ये सब आ चुका है, तो वो सारे क्या है, वो एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्टेड होते हैं। एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्टेड मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट डायरेक्टेड होता है। तो यहाँ पे टॉर्क का सेंस किधर है, टॉर्क का सेंस इनटू द प्लेन है। तो अब इसमें भी रोटेशन देख सकते हो कि अगर टॉर्क के डायरेक्शन में हम फिंगर थंब को प्लेस करते हैं राइट हैंड का, तो फिंगर का जो सेंस ऑफ कर्लिंग होगी वही रोटेशन की सेंस होगी। तो अगर क्रॉस में टॉर्क है तो रोटेशन देखो किधर हो रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में हो रहा है। तो एक तो हम रोटेशन सेंस क्लॉकवाइज सेंस में सेंस ऑफ रोटेशन अपने कॉमन सेंस से भी फाइंड कर पा रहे हैं, भाई ये पॉइंट है, इधर फोर्स है इस डायरेक्शन में है, तो ये क्लॉकवाइज में घुमाना चाह रहा है, क्लॉकवाइज में रोटेट कराना चाह रहा है। या फिर टेक्निकली जाएंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट से टॉर्क की डायरेक्शन आएगी क्रॉस, और वहां से जो सेंस ऑफ रोटेशन आएगा वो भी आएगा क्लॉकवाइज। तो यस सर। तो अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखूं कि टॉर्क अबाउट O is perpendicular to plane perpendicular to R vector, क्या ये सही होगा, perpendicular to R vector? यस सर। भाई इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, R वेक्टर तो XY प्लेन में ही है, तो परपेंडिकुलर है। यस सर। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या हम ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो ये भी तो ट्रू होगा, टाउ डॉट R इज इक्वल टू 0। हाँ सर। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0, क्या ये बोल सकते हैं? यस सर।
कि टाउ ओ इज परपेंडिकुलर टू एफ भी होगा ऑलवेज। सर ये हर केस में? हर केस में ऑलवेज, जो भी स्टेटमेंट्स है यस ये सर। तो यहाँ पे टाउ ओ डॉट एफ भी 0 होगा ऑलवेज। ये उसी चीज का स्टेटमेंट है कि टॉर्क तो परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्रॉस प्रोडक्ट से हमें एक वेक्टर मिलता है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स। तो आरएफ के प्लेन के परपेंडिकुलर है टॉर्क, तो इसीलिए टॉर्क का कभी भी हम आर के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, एफ के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, तो वो क्या मिलेगा? ऑलवेज 0 मिलेगा। तो दूसरा कंक्लूजन यहाँ से, दूसरा कंक्लूजन ऐसे आ गया, छोटा सा पॉइंट कोई पूछ दिया टाउ डॉट आर टाउ डॉट एफ, तो वो 0 होगा। क्या? ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा तो क्रॉस प्रोडक्ट से ही होगा वो। तो जिस प्लेन में आर और एफ होगा, टॉर्क हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में है तो टॉर्क जो है एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अगर ये वाई जेड प्लेन में होगा तो वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। एक्स जेड प्लेन में होगा तो एक्स जेड, जो भी है वो उस प्लेन के ऑलवेज मतलब अगर एक्स तो वो जेड एक्सिस में होगा। जेड एक्सिस में होगा, बिल्कुल। टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट का पॉइंट है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ, आर एफ के प्लेन के परपेंडिकुलर। चलो ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट अब हम इसका स्केलर फॉर्म में, तो मैग्नीट्यूड हो गया, वेक्टर फॉर्म हुआ। अगर स्केलर में लिखेंगे तो टॉर्क अबाउट ओ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लेंगे, डायरेक्शन हमारा जो सेंस ऑफ रोटेशन है एन कैप होगा ना, आर एफ साइन थीटा एन कैप होगा ना। मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ ना मैं, एन कैप का तो डायरेक्शन तो हो गया ना, डायरेक्शन मुझे पता है टॉर्क की डायरेक्शन किधर है, मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने, स्केलर। अब एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा को अगर हम देखेंगे तो एफ के एक दो कंपोनेंट है, एक एफ कॉस थीटा है और ये जो है एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा को हम बोलेंगे एफ परपेंडिकुलर और एफ कॉस थीटा को बोलेंगे एफ पैरेलल। एफ पैरेलल। तो ये जो कंपोनेंट है एफ पैरेलल कंपोनेंट इज कॉल्ड रेडियल डिस्टेंस, रेडियल कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट मतलब यहाँ पे क्या है, जो टॉर्क है, टॉर्क को क्या लिखा जा सकता है, एफ साइन थीटा को अगर हम लें तो दिस टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। मतलब टॉर्क फोर्स का सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही जनरेट करता है। फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, पैरेलल कंपोनेंट हैज नो रोल इन जनरेटिंग टॉर्क और पैरेलल कंपोनेंट डज नॉट जनरेट एनी रोटेशनल इफेक्ट। यही तो रीजन था, ऐसे ऐसे फोर्स अप्लाई करने से क्या है, फोर्स तो वही है बट वो किधर एक्ट कर रहा है, रेडियल डायरेक्शन में, पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में। तो ये जो टर्म है, ये कंपोनेंट तो आ ही नहीं रहा है फॉर्मूले में। हमारे फॉर्मूले में है आर एफ साइन थीटा और एफ साइन थीटा को मैंने क्या बोल दिया, एफ परपेंडिकुलर। मतलब फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही टॉर्क जनरेट करता है, पैरेलल कंपोनेंट हैज नो रोल इन जनरेटिंग टॉर्क। पैरेलल कंपोनेंट की वजह से कोई भी टॉर्क नहीं होगा। समझ रहे हो ये बात, समझ में आई? आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। तो अब अगर मान लो कि कोई ऐसा ही फोर्स है, छोटा सा ये हमारा पॉइंट था, जो पॉइंट आर है, और फोर्स अगर ऐसे ही कोई अप्लाई कर रहा है तो क्या होगा, इसका टॉर्क क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। बिल्कुल, अगर वो इसका जो है इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर और एफ दोनों पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल हैं, एक ही लाइन के लॉन्ग है, तो ये 0 हो जाएगा। तो जब 0 होगा तो हम इसको बोल सकते हैं कि टॉर्क इज 0। किसी भी फोर्स का टॉर्क कब होगा, व्हेन, ये पॉइंट याद रखना है बिल्कुल, व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स passes through the point, line of action of force is passing through the point, line of action of force is passing through the point, जिसके अबाउट फाइंड करना, कौन सा पॉइंट, passing through point, जिस पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है उसी पॉइंट से वो पास कर जाता है। अगर उसको हम एक्सटेंड करें तो वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे हो बात, टॉर्क 0 हो गया। किस केस में 0 हुआ, जब
वो उसी से पास कर जा रहा है। पास करने का मतलब तुम ये भी तो सोच सकते हो RF sin थीटा, यहाँ पे RF थीटा क्या है दोनों के बीच में 0 डिग्री। ऐसे अगर वेक्टर है तो दोनों तो पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा 0 डिग्री। थीटा 0 पुट करोगे तो भी टॉर्क 0 आ जाएगा। मतलब अल्टीमेट हमारा इंटरप्रिटेशन है कि कभी भी कोई फोर्स अगर उस पॉइंट से पास कर रहा हो या उस लाइन को एक्सटेंड करने से पास कर रहा हो तो टॉर्क हमें 0 मिलेगा। जैसे मान लो कि अगर ऐसा है कोई फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है और किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है, तो इसमें से ये पॉइंट है ए बी एंड सी, इसमें से किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होगा, किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होगा, जो इसके लाइन ऑफ एक्शन पे लोकेटेड होगा। बी के अबाउट, बी के हाँ अबाउट सर। टॉर्क 0 होगा, ए के सर आपने अबाउट वो वाला डोर वाला केस तो बताया ही था जिसमें हाँ, अगर हम लोग सीधा हाँ, खींचते हैं पहले सीधा ही तो वो बस मूव नहीं करेगा। बस तो बहुत बार ऐसा यूज पड़ेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कि तुरंत फोर्स देखोगे और जिस पॉइंट के अबाउट मैं कैलकुलेट करूं अगर वो फोर्स उसी से पास कर जा रहा है उसका टॉर्क 0। तो ये हुआ। दूसरा इंटरप्रिटेशन इसी का है, इसी का दूसरा इंटरप्रिटेशन है कि ये जो डिस्टेंस है आर थीटा है ये, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, और ये है आर साइन थीटा। इसको आर परपेंडिकुलर, इसको लिवर आर्म भी बोलते हैं कई बार। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज आर परपेंडिकुलर विच इज आर साइन थीटा, एंड इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लिवर आर्म वर्ड भी यूज होता है कई बार कि वो जो बोल्ट वोल्ट खोलने के लिए जो लिवर होता है उसमें जो है जितना दूर हम फोर्स अप्लाई करते जाएंगे उतना ज्यादा वो, तो उसमें बोलते हैं लिवर आर्म इंक्रीज हो रहा है। तो लिवर आर्म का मतलब क्या है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जिधर फोर्स है उस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने डाला, तो ये है आर साइन थीटा। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आर साइन थीटा को एक साथ लिख लेंगे तो आर परपेंडिकुलर इंटू है, तो या तो ये है या तो ये। आर परपेंडिकुलर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो हमारे लिए कहोगे कि ये ऐसे करने की जरूरत क्या थी, किसी केस में मुझे परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना इजी होगा, किसी कंपोनेंट में, किसी केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे इजीली अवेलेबल होगा। इजीली अवेलेबल मतलब मुझे रिजॉल्व ये सब ना करना पड़े, दिख जाए देखते ही, तो दोनों तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बोलूं कि ठीक है क्या बोलूं, टॉर्क, तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए, क्या पॉइंट हो गया पहला रोटेशनल इफेक्ट, की पॉइंट नंबर 1, की पॉइंट 2 आर क्रॉस एफ, डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और क्रॉस और डॉट। दूसरा होता है डॉट भी होता है ना, बताया हुआ है, आउट ऑफ द प्लेन, टॉर्क परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एफ साइन थीटा, आर एफ परपेंडिकुलर और आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। ठीक है, ये हुआ, थोड़ा इसको अप्लाई कर लेते हैं। और टॉर्क 0 कब होगा, व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू द पॉइंट, किसी गिवन पॉइंट से वो फोर्स पास कर रहा हो। जैसे मान लो कोई सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे किसी थीटा तक जा रहा है, ऑसिलेशन है, ये यहाँ से गया यहाँ पे आया और इधर गया, तो थीटा जो है वो सेम है, थीटा सेम है, ये थीटा सेम है, ये थीटा सेम है, ये m है, ये m है, ये भी m है। ABC, what is the torque of gravity about point of suspension, torque of gravity, इस क्वेश्चन को करेंगे। इससे पहले एक और पहले वो करो उसके बाद उसको करो। सपोज कि एक रॉड है हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और ये हमारा कोई हिंज पॉइंट है, हिंज पॉइंट का मतलब क्या है कि ये फ्रीली रोटेशन हो सकता है इस टाइप का।
वर्टिकल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जैसे भी मान सकते हो, ऐसे रोटेशन हो सकता है। तो इस पे ये फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ये फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, और इनका मुझे टॉर्क फाइंड करना है। ये जो है इक्वी डिस्टेंस पे है, 1 मीटर पे है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, और ये 1 मीटर। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये पॉइंट सी है। फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ये 10 न्यूटन, 10√2 न्यूटन, 55 डिग्री, और यहाँ पे 10 न्यूटन एट 37। ये 3 फोर्सेस हैं F1। तो ये सब साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं, तो फिर नेट क्या होगा? साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहा है, साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहा है। तो हमें इंडिविजुअल टॉर्क फाइंड करना है, और दो सारे टॉर्क को ऐड कर देंगे तो नेट टॉर्क आएगा। तो व्हाट इज द फाइंड द टॉर्क ड्यू टू ईच फोर्स। फाइंड, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है सोच के, और डायरेक्शन भी सोचना है कि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट हैज मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोथ। सो मैग्नीट्यूड हम r into f परपेंडिकुलर into r, या r f sin थीटा, जो भी है, और डायरेक्शन जो है वो सेंस ऑफ रोटेशन से, डॉट क्रॉस से। फाइंड टॉर्क, फाइंड टॉर्क। F1 फाइंड करते हैं, F1 तो 10 ही आएगा। τ1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फोर्स परपेंडिकुलर ही है, फोर्स परपेंडिकुलर है, तो F परपेंडिकुलर क्या है, वो 10 है, और डिस्टेंस तो R into F परपेंडिकुलर लिखिए। परपेंडिकुलर फोर्स है ये, डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर, तो ये तो रॉड के परपेंडिकुलर है, तो 10 into 1। यूनिट क्या हो जाएगी, 10 न्यूटन मीटर, 10 न्यूटन मीटर। सेंस क्या होगा इसका, SI यूनिट है, SI यूनिट है, न्यूटन मीटर इज द SI यूनिट ऑब्वियसली। तो जो टॉर्क इसका क्या होगा, सेंस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन उस पॉइंट के अबाउट ये फोर्स किस सेंस में रोटेट कराना चाह रहा है, रोटेट हो रहा है ये नहीं, ये फोर्स, सिर्फ ये फोर्स, बाकी सबको भूल जाओ, किस सेंस में रोटेट कराना चाह रहे हैं, क्लॉकवाइज में। तो इसका जो है जो टॉर्क होगा वो हो जाएगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और हम क्या बोल सकते हैं, सेंस ऑफ रोटेशन में फिंगर कर्ल करके देख लो, इनटू, और हम बोल सकते हैं टॉर्क इज क्रॉस। जनरल कन्वेंशन ये दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सेंस ऑफ रोटेशन ऐसे मार्क कर देंगे और इसको दिखा देंगे, या बोल सकते हैं कि टॉर्क इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। टाउ 2 बताओ, टाउ 2, टाउ 2 इज इक्वल टू, सर वो भी 10 आ रहा है। हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे, F परपेंडिकुलर हम ले ले रहे हैं 10, 20, और ये सर 20 आएगा, 2 into 20, 10 होगा ना। हाँ। हम्म। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये तो फोर्स, ये फोर्स का कंपोनेंट इसी से पास कर रहा है, सिर्फ परपेंडिकुलर वाले का रूल है। तो R into F परपेंडिकुलर, व्हाट इज R, R is equal to 2 into 10, ये हो जाएगा 20 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और सेंस ऑफ रोटेशन से डॉट, और आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, तो इनटू, और ये हो जाएगा आउट। टाउ 3 में फिर से वही कंपोनेंट कॉस साइन, तो ये हो जाएगा सर 8, वो 18 आ रहा है, 18 न्यूटन। कॉस और साइन नहीं, 6, हाँ 6 होगा, ये कॉस 37 8.8, तो ये कंपोनेंट 6 और ये हो जाएगा 8। तो व्हाट इज टॉर्क, टाउ 3 इज इक्वल टू 6 18 न्यूटन into 3, 18 न्यूटन 18 न्यूटन क्लॉकवाइज, मीटर, सेंस ऑफ Into the रोटेशन plane. क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, अभी होगा क्लॉकवाइज, तो और इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। अब कभी भी अगर नेट टॉर्क फाइंड करना है तो सेंस के साथ हम ऐड करेंगे इसको, सेंस के साथ। क्या सेंस है इसका, सेंस है इसका, अब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में से किसी एक को पॉजिटिव लेना होगा, ठीक है, किसी एक को पॉजिटिव लेना होगा। हमें यहाँ पे क्लॉकवाइज को ले लो। देख के समझ में आ रहा है कि भाई क्लॉकवाइज टॉर्क इज मोर एज कंपेयर टू एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट रोटेशन जो होगा वो किस सेंस में होगा, क्लॉकवाइज में। तो हम क्या करते हैं कि क्लॉकवाइज, यहाँ पे
जनरल कन्वेंशन है, बाय डिफॉल्ट जो एज्यूम्ड होता है कहीं पे, वो एंटी क्लॉकवाइज इज टेकन एज पॉजिटिव, बाय डिफॉल्ट कन्वेंशन है जनरल। अदरवाइज कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज को हमारे हिसाब से क्या है, क्लॉकवाइज हम लोग पॉजिटिव। सीधा ऐसे नहीं लिख सकते 8 न्यूटन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हाँ हाँ पॉजिटिव बिल्कुल नेगेटिव बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ से ये दोनों क्लॉकवाइज हो जाएंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ना नेट टॉर्क, सिर्फ ये चीज तुम्हें पॉइंट बताने के लिए, अदरवाइज तो कुछ इसमें है नहीं। टाउ वन जो है क्लॉकवाइज है, इसको पॉजिटिव ले लिया तो ये माइनस हो जाएगा, -10, एंटी क्लॉकवाइज +20, क्लॉकवाइज -20 -8, तो ये आ जाएगा -8 न्यूटन मीटर। अब -8 माइनस का मतलब है क्लॉकवाइज सेंस में, नेगेटिव आया मतलब क्लॉकवाइज सेंस में, और ये उसका मैग्नीट्यूड। क्लॉकवाइज अब डायरेक्शन। वो जैसे जैसे तुम यूज टू हो जाओगे तो ये सब साइन वाइन सब बेकार होता है, ठीक है। एक्सपर्ट होने के बाद रूल्स क्या होते हैं, एक्सपर्ट्स होने के बाद रूल बेकार होते हैं, वो जो है अपने हिसाब से चीजें एडजस्ट करके चलना होता है। तो यहाँ पे देखते ही समझ जाओगे कि पहले केयरफुल रहना है कि कैसे हम ऐड कर रहे हैं, इन केस मिस्टेक अवॉइड करने के लिए। फिर पूरी तरह से समझ में आ गई तो देखते ही समझ जाओगे कि भाई नेट किस सेंस में रोटेट करेगा, तो 28 - 28 जो है वो क्लॉकवाइज सेंस में। तो ये कैलकुलेशन हुआ टॉर्क का, नेट टॉर्क का। ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे फोर्स एक्ट कर सकते हैं, बट वो रोटेट किस सेंस में करेगा, जिधर नेट टॉर्क आएगा, तो नेट टॉर्क आएगा। अब यहाँ पे बताना है कि ABC पे लेंथ ये L है, व्हाट इज द टॉर्क ऑफ ग्रेविटी, टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी, टॉर्क ऑफ ग्रेविटी, फाइंड टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन पेंडुलम इज एट A and B, find torque due to gravity, find torque। वो किस एंगल पे नहीं पता, एंगल थीटा मतलब गिवन है, एंगल थीटा गिवन है। टॉर्क अच्छा हाँ सर, हो जाएगा। टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी एट A, एट B, एट C, किस पॉइंट के अबाउट, अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। हमेशा हमारे दिमाग में अबाउट विच एक्सिस बाय डिफॉल्ट आना स्टार्ट हो जाना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस, टॉर्क अबाउट विच एक्सिस, क्योंकि रोटेशन है, रोटेशन में एक्सिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ मान लो O पे फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं फोर्स या ऐसा कि ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। अभी तक इधर क्या किया मैंने, फोर्सेस को रिजॉल्व किया, बट यहाँ पे क्या करता हूँ कि ऐसे mg को ऐसे ही रहने देता हूँ, इस पॉइंट से ये हो जाएगी क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। mg को वैसे ही रहने दो, यहाँ से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, r परपेंडिकुलर। व्हाट इज r परपेंडिकुलर, l cos थीटा, यहाँ से l cos थीटा, l sin थीटा, L sin थीटा, L sin थीटा, सर mg L sin थीटा आ जाएगा। व्हाट इज टॉर्क, ये हो जाएगा mg into l sin थीटा, किस सेंस में, नेगेटिव होगा सर, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। इस पॉइंट के अबाउट mg इसको किस सेंस में रोटेट कराना चाह रहा है, क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में। व्हाट इज टॉर्क एट b, तो 0 सर 0, बिल्कुल, ये पॉइंट याद कर लेना है। पेंडुलम या वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कभी भी लोएस्ट पॉइंट पे या हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो mg पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पास करेगा, टॉर्क ऑलवेज 0। तो यहाँ पे टॉर्क 0, टॉर्क एट बी 0 बिकॉज फोर्स पासिंग थ्रू द पॉइंट। यहाँ पे टॉर्क प्लस mg L sin थीटा, mgl sin थीटा, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में, L cos थीटा। एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दिस इज इक्वल टू mg L sin थीटा एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। इस पॉइंट के बाद सेंस ऑफ रोटेशन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सर इसको सस्पेंशन के अबाउट ही नहीं लेके, जैसे कि आपने लास्ट टाइम कहा था कि वो वेक्टर जो है जैसे कि L है उसको आगे एक्सटेंड कर देंगे तब भी होगा। बिल्कुल, सस्पेंशन के अबाउट नहीं करना है तो हम फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, या तो r को रिजॉल्व करें या mg को, फोर्स को रिजॉल्व करें। तो अगर उसके टर्म्स में सोचना है तो ये थीटा है, ये भी थीटा है, mg cos थीटा, mg sin थीटा। क्या mg cos थीटा का कोई टॉर्क होगा, नहीं होगा,
mg sin थीटा No, का sir. टॉर्क होगा, तो mg sin थीटा इंटू एल, ये टॉर्क हो गया। डिस्टेंस इंटू फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, Yes, और sir. फोर्स इंटू डिस्टेंस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। बस इसी दो तरीके में तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस करना है, सेंस ऑफ रोटेशन सही होना चाहिए। बस सारे फोर्स, कितने फोर्स हैं, फ्रिक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है, टेंशन है, स्प्रिंग है, ग्रेविटी है, बस यही फोर्स है, इन्हीं का टॉर्क देखना है और उससे जो है रोटेशनल मोशन आइडेंटिफाई करना है सब कुछ। तो जो फोर्सेज है उनका टॉर्क फाइंड करेंगे, ठीक है। Yes, sir. तो ठीक है, चलो आज एंड करते हैं यहीं तक टॉर्क के बेसिक क्वेश्चन पे। जो लास्ट क्लास का वो कैविटी के डायमीटर के अबाउट है उसको अटेम्प्ट कर लोगे, जिन्होंने नहीं किया है, नहीं किया होगा, कई तो भूल ही गए होंगे कि अच्छा ऐसा भी कुछ था क्या, कुछ लास्ट क्लास में था, उसको किया कर है लो, सर। उसको कर लोगे, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके फिर टॉर्क के और पॉइंट कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एच सी वर्मा में रोटेशनल चैप्टर में एक हार्ट शेप का फोटो होगा, उसमें अलग अलग रोटेशनल देखोगे तो उसमें एक हार्ट बना हुआ होगा, उस पे कई सारे हार्ट Yes, पे sir. बहुत सारे फोर्स है, हार्ट यस बेचारे के सर। ऊपर बहुत सारा टॉर्क है, तो हार्ट पे टॉर्क वो कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूले यूज करके। बस कुछ क्वेश्चन वहां पे तुमको मिलेगा, 2-3 वो हार्ट फिगर होगा उसमें, हार्ट शेप वाला, उस पे टॉर्क फाइंड करोगे आज। हाँ बताओ, कुछ पूछ रहे हो?